नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BPSE 141 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन पर डिस्कस करना हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस सब्जेक्ट कोड के एक चैप्टर की जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। आप BPSE 141 की प्लेलिस्ट में जाकर एक चैप्टर के लेक्चर को सुन सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, गांधीवादी विचारधारा में पश्चिमी और भारतीय विचारों का वर्णन कीजिए। तो देखो, आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी की जो विचारधारा है उसमें भारतीय दर्शन भी दिखाई देता है और वेस्टर्न फिलॉसफी भी दिखाई देती है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि गांधी जी की जो विचारधाराएं हैं वो किस हद तक पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थी और किस हद तक भारतीय विचारों से प्रभावित थी, इसका वर्णन हमें करना है। तो देखो भाई, तो जब आप गांधीवादी विचारधारा का अध्ययन करेंगे तो इसमें पश्चिमी विचार भी हैं और भारतीय विचार भी हैं। यानी गांधी जी की जो विचारधारा है वो पश्चिमी विचारों और भारतीय विचारों का मिश्रण है। महात्मा गांधी ने अपना जो राजनीतिक चिंतन दिया है, अपना जो सामाजिक चिंतन दिया है, अपना जो नैतिक चिंतन दिया है, ये अलग अलग सोर्सेज से वो प्रभावित हुए थे। जैसे अगर मैं गांधी जी की बात करूं तो गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत पर चलते थे। तो जो उनका अहिंसा का सिद्धांत था ये जैन धर्म से लिया गया था। वो अहिंसा के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए थे वो जैन धर्म से प्रभावित हुए थे। तो महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी थी, महात्मा गांधी का जो चिंतन था, उसकी बात करें तो भारतीय संस्कृति से प्रभावित था, भारतीय धर्म से प्रभावित था, भारतीय फिलॉसफी से प्रभावित था। इसके अलावा वो बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स थे, उनसे भी वो प्रभावित थे। इस प्रकार हम यह नहीं कह सकते कि गांधी जी का जो विचार था वो पूरी तरीके से पश्चिमी सभ्यता पर आधारित था या गांधी जी का जो विचार था वो पूरी तरीके से भारतीय सभ्यता पर आधारित था, बल्कि हमें यह कहना होगा कि ये रचनात्मक मिश्रण है जिसमें हमें पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता दोनों के विचार दिखाई देते हैं। अगर मैं भारतीय विचारों की बात करूं तो महात्मा गांधी पर जो प्रभाव पड़ा वो धर्म ग्रंथों का प्रभाव पड़ा, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनका प्रभाव पड़ा। खासतौर पर भगवत गीता का उनके ऊपर बहुत गहराई से प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया, जैन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया, बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया, जिसकी वजह से उनका जीवन पूरी तरीके से पलट गया, पूरी तरीके से उनका जीवन जो है वो अलग दिशा में चला गया। भगवत गीता से गांधी जी ने निष्काम कर्म यानी कि आप अपना कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, आत्मसंयम यानी खुद पर कंट्रोल करना और अपने कर्तव्यों के पालन की शिक्षा की ग्रहण करिए। जैन धर्म से उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत ग्रहण किया, अपरिग्रह यानी कि धन इकट्ठा नहीं करना, इस सिद्धांत को इकट्ठा किया। बौद्ध धर्म से उन्होंने करुणा यानी कि दया, प्रेम और सत्य का मार्ग सीखा। वैष्णव परंपरा से उन्होंने मानव सेवा को ईश्वर सेवा के समान माना। इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि जो महात्मा गांधी के विचार हैं वो अलग अलग सोर्सेज से प्रभावित हुए हैं, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो जैन धर्म के ग्रंथ हो, चाहे वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हो, चाहे वैष्णव परंपरा हो, चाहे शैव परंपरा हो। तो इस तरीके से भारतीय संस्कृति ने, भारतीय सभ्यता ने, भारतीय धर्म ग्रंथों ने गांधी जी के विचारों को प्रभावित किया है। गांधी जी पर भारतीय संतों का भी प्रभाव पड़ा है, जैसे कबीर का प्रभाव पड़ा है, तुलसीदास जी का प्रभाव पड़ा है, स्वामी विवेकानंद जी का प्रभाव पड़ा है, दादा भाई नौरोजी जैसे जो विचारक हैं, इन सब के दृष्टिकोणों का प्रभाव उन पर पड़ा है। भारतीय परंपरा से उन्होंने सत्य के बारे में अध्ययन किया, आत्मबल के अध्ययन किया, सहिष्णुता की अध्ययन किया, धार्मिक सद्भाव के मूल्यों को ग्रहण किया। ये तो बात रही कि जो महात्मा गांधी पर धार्मिक ग्रंथों का प्रभाव पड़ा भारतीय। अब बात करता हूँ पश्चिम की। तो अगर मैं बात करूं वेस्टर्न फिलॉसफी में उनके ऊपर सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा वो जॉन रस्किन का प्रभाव पड़ा। उनकी एक पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट। इन्होंने गांधी जी के जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया था और यहीं से गांधी ने अपनी सबसे बड़ी फिलॉसफी सर्वोदय की फिलॉसफी विकसित करी, यानी कि सबका कल्याण। इसी प्रकार से रूस के एक लेखक थे जिनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय। इनसे गांधी जी ने प्रेम, अहिंसा और नैतिक शक्ति का महत्व सीखा। अमेरिकी विचारक हेनरी डेविड थोरो इनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इन्होंने इनसे सविनय अवज्ञा का सिद्धांत सीखा। इसके अतिरिक्त बाइबल का प्रभाव भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा था, जहां उन्होंने ईसा मसीह के उपदेशों का अध्ययन किया। खासतौर पर बुराई का प्रतिकार प्रेम से करो, यानी कि सामने अगर आपकी बुराई है तो उसे प्रेम से जीतो। ये सब चीज़ें जो गांधी जी हैं वो बाइबल से प्रभावित हुए थे। गांधी जी ने भारतीय सभ्यता और पश्चिमी विचारों को तालमेल बढ़ाते हुए एक ऐसी विचारधारा विकसित करी जो सत्य पर आधारित थी, अहिंसा पर आधारित थी, आत्मनिर्भरता पर आधारित थी, नैतिकता और मानव कल्याण पर आधारित थी। इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि भाई महात्मा गांधी के जो विचार हैं वो भारतीय दर्शन से ही प्रभावित थे और पश्चिमी दर्शन से ही प्रभावित थे। तो अगर पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया कि भाई जो महात्मा गांधी के विचार हैं उनमें हमें पश्चिमी सभ्यता और भारतीय विचारों का समन्वय दिखाई देता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए, तो मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर दोगे। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि गांधीवादी विचारधारा भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और पश्चिमी मानवीय चिंतन का सुंदर संगम है।
गांधी जी के चाहे सत्य की बात करें, अहिंसा की बात करें, सर्वोदय की बात करें, श्रम की गरिमा की बात करें, हर एक विचार जो है वो किसी न किसी फिलॉसफी से प्रभावित रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है। अगर आप पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो हर बार जो रिपीट हुआ है क्वेश्चन वो यही क्वेश्चन हुआ है कि धार्मिक बहुलवाद पर चर्चा कीजिए। तो धार्मिक बहुलवाद एक ऐसा विचार है जिसमें हम सभी धर्मों को, सभी आस्थाओं को, सभी विश्वासों को एक साथ स्वीकार करते हैं। यानी कि धार्मिक बहुलवाद एक ऐसे ही विचारधारा है, एक ऐसा विचार है जिसके अनुसार समाज में सभी धर्मों, सभी आस्थाओं और सभी विश्वासों को स्वीकार किया जाता है। सभी धर्मों का समान सम्मान दिया जाता है। यह सिद्धांत यह मानता है कि सत्य की प्राप्ति के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। कोई भी धर्म सत्य पर एकाधिकार नहीं रख सकता। हर धर्म की मंजिल यही है कि वो सत्य की प्राप्ति की ओर ही जाना चाहता है। तो धार्मिक बहुलवाद एक ऐसी थ्योरी है, इस थ्योरी में सभी धर्मों का समान सम्मान और सभी धर्मों की विश्वास, सभी धर्मों की आस्थाओं को स्वीकार किया जाता है, सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि सत्य की प्राप्ति के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। हर धर्म जाना तो सत्य की ओर ही जाता है, बशर्ते बात यह कि हर धर्म का जो है रास्ता अलग है। धार्मिक बहुलवाद का उद्देश्य विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच में सह अस्तित्व और सद्भाव को बढ़ावा देना है। भारत की बात करोगे तो भारत एक विभिन्नताओं भरा देश है। यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और कई सारे धर्मों के लोग यहाँ पर लंबे समय से रहते हुए आए हैं। इस प्रकार से भारतीय संविधान ने भी सभी धर्मों को, सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया है। अगर आप भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं तो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। महात्मा गांधी भी धार्मिक बहुलवाद के प्रमुख समर्थक थे। उनका मानना था सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। गांधी जी का कहना था एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनेक रास्ते हो सकते हैं, उसी तरीके से ईश्वर तक पहुंचने के लिए भी अलग अलग धर्म के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। वो सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे, यानी कि सभी धर्मों के प्रति हमें सम्मान रखना चाहिए, ऐसा वो विश्वास करते थे। धार्मिक बहुलवाद के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो धार्मिक बहुलवाद के प्रमुख तत्व हैं कि सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभी धर्मों के बीच में समानता होनी चाहिए, सहिष्णुता यानी कि भाईचारे की भावना होनी चाहिए, परस्पर सम्मान की भावना से देखना चाहिए और सभी धर्मों के बीच में बातचीत, संवाद होने चाहिए। शांति और एकता स्थापित करने के लिए सभी धर्मों के बीच में प्रयास किए जाने चाहिए, तभी समाज में संघर्ष कम होंगे और कट्टरता में कमी आएगी। धार्मिक बहुलवाद लोकतांत्रिक समाज का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यानी कि जो भी देश अपने आप को ये कहता हो कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो वहाँ पर जितने भी धर्म के लोग रहते होंगे उनके बीच में भाईचारे की भावना को बढ़ाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके माध्यम से नागरिक अपने धर्म का पालन करने के साथ साथ दूसरे के अधिकारों का भी सम्मान करना सीखते हैं। धार्मिक बहुलवाद के सामने लेकिन आज के टाइम पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर मैं कहूँ कि धार्मिक बहुलवाद की स्थापना करनी है तो उसके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है कट्टरता, सांप्रदायिकता, असहिष्णुता, राजनीतिक स्वार्थ। सबसे बड़ी खतरनाक जो बीमारी है वो ये है राजनीतिक स्वार्थ, कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं ये अपने स्वार्थ की वजह से धर्म की अंधता को बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से कोई अलग देश की डिमांड करने लग जाता है, कोई अलग क्षेत्र की डिमांड करने लग जाता है। ये सारी चीज़ें दिक्कत कर देती हैं भाई। इन चुनौतियों से निपटने के लिए लोगों को एजुकेटेड होना पड़ेगा, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करना पड़ेगा, विद्यालय में, सामाजिक संस्थाओं में, मीडिया में धार्मिक भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना पड़ेगा। धर्म के आधार पर जो शिक्षाएं दी जाती हैं उन्हें ख़त्म करनी पड़ेगी और सभी बच्चों को स्कूल कॉलेज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि जब धर्म की शिक्षा बहुत ज़्यादा दी जाती है तो वहीं से कट्टरता की भावना भी बढ़ती है और ये बड़ी दिक्कत है और इस दिक्कत को हमें ख़त्म करना होगा। तो धार्मिक बहुलवाद एक ऐसी अवधारणा है जो विभिन्न धर्मों के बीच में मानवता की एकता पर बल देती है और आधुनिक लोकतंत्र समाज में आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी भी है, जहाँ बहुत सारे देश इसी आधार पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो गांधी जी ने धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक बहुलवाद पर जो विचार दिए वो आज भी उतने ही जरूरी है जितने पहले थे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आचार नीति और नैतिकता की गांधीवादी अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो जब हम बात करते हैं आचार नीति और नैतिकता की, तो देखो एथिक्स का मतलब होता है कि सही और गलत में हम अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। नैतिक जैसे हम माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, हिंसा नहीं कर रहे हैं, मानवता को बढ़ावा देने की बात करें, ये सब नैतिक विचार हैं। तो नैतिकता पर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी मानते थे राजनीति में भी नैतिकता होनी चाहिए, समाज में भी नैतिकता होनी चाहिए और व्यक्तिगत जीवन में भी नैतिकता होनी चाहिए। अगर नैतिकता नहीं होगी तो व्यक्ति का विकास नहीं हो पाएगा, समाज का विकास नहीं हो पाएगा, राज्य का विकास नहीं हो पाएगा। और आज के डेट की सबसे बड़ी समस्या यही है, लोगों के अंदर ना एथिक्स की कमी है, लोग एथिकल नहीं हैं, लोग अपनी वैल्यू भूलते जा रहे हैं, इस वजह से दिक्कत आ रही है। गांधी जी के नैतिक चिंतन का जो आधार था वो था सत्य और अहिंसा। वो सत्य को ईश्वर के समान मानते थे। उनका प्रसिद्ध कथन था सत्य ही ईश्वर है। उनके अनुसार मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य सत्य का अनुसरण करना ही है। सत्य केवल बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचार भी सत्य होने चाहिए, हमारा व्यवहार भी सत्य होना चाहिए और हमारे कर्म भी सत्य होने चाहिए, क्योंकि सारी दिक्कतें असत्य से आती हैं।
तो इसलिए सत्य का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गांधी जी की नैतिकता का दूसरा सिद्धांत था अहिंसा। उनका मानना था कि किसी व्यक्ति को ना सिर्फ शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मानसिक रूप से भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और भावनात्मक रूप से भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये हिंसा का रूप है। उनका मानना था कि इस दुनिया को प्रेम के माध्यम से, करुणा के माध्यम से और सहानुभूति के माध्यम से ही जीता जा सकता है। गांधी साधन और साध्य की पवित्रता पर बल देते थे। देखो भाई, साध्य हमारी मंजिल है और साधन हमारे रास्ते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हमारी मंजिल पवित्र है तो हमारे रास्ते भी पवित्र होने चाहिए। यानी कि हम जो चाहते हैं उसके लिए जो जो चीज़ें करना चाहते हैं वो सब चीज़ें पवित्र होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, साध्य हमारी मंजिल होती है और साधन उस तक पहुंचने के रास्ते होते हैं। उनका मानना था कि अगर हमें अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो अच्छे साधनों का प्रयोग भी करना होगा, क्योंकि अगर साधन गलत होंगे और उद्देश्य कितना भी अच्छा हो वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। गांधी ने आत्मसंयम, सादगी, ब्रह्मचार्य और सेवा को नैतिक जीवन का आधार मानना है। उनका विश्वास था कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपनी लालसाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और धन ज़्यादा इकट्ठा ना करने की उन्होंने शिक्षा दी। महात्मा गांधी के अनुसार नैतिकता केवल व्यक्ति को नहीं है बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने छुआछूत, जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, इन सब का विरोध किया। उनका मानना था सच्ची नैतिकता वही है जो कमजोर लोगों के लिए काम करे, वंचित लोगों के लिए काम करे। तो इस तरीके से गांधी ने सर्वोदय का सिद्धांत दिया, जिसमें सभी के उदय की बात की गई। सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, समान न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा सेवा के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से ही मानवता को हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से गांधीवादी जो नैतिकता है वो सत्य के सिद्धांत पर है, अहिंसा के सिद्धांत पर है, आत्मसंयम के सिद्धांत पर है, सेवा और मानव कल्याण पर आधारित है। उनका मानना है कि समाज में अगर हमें न्याय की स्थापना करनी है तो सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम के मार्ग पर ही चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए गांधी जी के संघर्षों की व्याख्या कीजिए। यानी कि आप सभी को पता है गांधी जी अपनी पढ़ाई पूरी करके साउथ अफ्रीका चले गए थे एक केस के सिलसिले में, और 1893 में गए थे वहाँ पर, और वापस आए भारत में गांधी जी 1915 में। तो 1915 से पहले उन्होंने जो अपना अनुभव दिया वो दक्षिण अफ्रीका में दिया। तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए उन्होंने क्या संघर्ष किया, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में की बात करें तो 1893 में एक कानूनी मामले के सिलसिले में गए थे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि किस प्रकार से भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव किया जा रहा है। तो उन्होंने ये फील किया कि यार ये तो गलत है और हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी ही होगी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को बहुत सारे भेदभावों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक यानी कि पब्लिक प्लेस पर समान सुविधाएं नहीं मिलती थी, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, नस्ल के आधार पर उन्हें अपमानित किया जाता था, गोरे काले का भेदभाव किया जाता था, और गांधी खुद इस भेदभाव का शिकार हुए थे। एक बार आपने सुना ही होगा, एक बार वो रेलवे में प्रथम श्रेणी के टिकट होने के बावजूद भी उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। इस घटना ने तो उनके जीवन की दशा ही बदल दी थी। उन्हें लगने लगा यार इतना भेदभाव है, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। 1894 में उन्होंने नेटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई गई थी ताकि भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करे, उनके बीच में अवेयरनेस फैलाए। गांधी जी ने बहुत सारी एप्लीकेशन लिखी, बहुत सारी सभाएं करी, और उन सबका उद्देश्य ये था कि भेदभावपूर्ण नीतियों को विरोध किया जाए। 1906 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने एशियाई लोगों के लिए एक कानून बनाया, पंजीकरण कानून। गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया और सत्याग्रह की टेक्निक सबसे पहली बार उन्होंने यूज़ करी। सत्याग्रह का मतलब था सत्य और अहिंसा के रास्ते पर अन्याय का विरोध करना। हजारों भारतीयों ने इस आंदोलन में भाग लिया और अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्वक रूप से विरोध किया। गांधी जी ने जेल यात्राएं करी, कठिनाइयां झेली, भारतीयों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया, लेकिन कभी भी उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। उनके नेतृत्व ने दक्षिण अफ्रीका में लोगों को एकजुट किया। 1913 में गांधी ने भारतीय मजदूरों और महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल कर लिया, और ये सारी चीज़ें दक्षिण अफ्रीका में हो रही है, ध्यान रखना। बड़े पैमाने पर हड़तालें हुई, विरोध प्रदर्शन हुए, सरकार ने दमनकारी कदम उठाए, लेकिन आंदोलन जारी रहा। दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा की जो नीति थी वो विकसित करी। यहाँ से उन्हें ये लगने लगा यार जब दक्षिण अफ्रीका में इतनी दिक्कतें तो भारत में कितनी दिक्कतें होंगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब हमें भारत वापस चलना चाहिए और भारत के माहौल को देखना चाहिए। तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए गांधी का संघर्ष न्याय, समानता और मानव गरिमा की रक्षा के लिए संघर्ष था। इस आंदोलन ने न केवल वहाँ के भारतीयों को अधिकार दिलाने में मदद करी, बल्कि विश्व को अहिंसा और सत्याग्रह की एक नई दिशा प्रदान करी। तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ बहुत सारे भेदभाव होते थे, उन्हें पब्लिक प्लेस पे जाने की अनुमति नहीं थी, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करने की अनुमति नहीं थी। गांधी के साथ भी यही हुआ रेल यात्रा के दौरान। ऐसे में गांधी ने वहाँ के लोगों के लिए आवाज़ उठाई और वहाँ पर कई आश्रमों की भी स्थापना करी, और उसका उद्देश्य यही था कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिल सके। इसके साथ साथ उन्होंने राजनीतिक समानता के लिए भी आवाज़ उठाई। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि अगर हम मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करें, आज की सभ्यता की बात करें, आधुनिक सभ्यता की बात करें, तो आधुनिक सभ्यता पर गांधी जी के विचारों का परीक्षण करो भाई कि आज की जो सभ्यता है उसके बारे में गांधी जी क्या विचार रखते थे। तो गांधी जी की एक प्रसिद्ध किताब है हिंद स्वराज। तो गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में आधुनिक सभ्यता की आलोचना करी है। उनका मानना है जो ये पश्चिमी सभ्यता है ना, ये यूज एंड थ्रो की नीति पर चलती है, भौतिकवाद पर चलती है, उपभोगवाद पर चलती है, मशीनों पर चलती है। इसमें मनुष्य की नैतिकता खत्म हो जाती है। मनुष्य सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं के लिए ही पूरे दिन काम करता रहता है। गांधी जी का मानना था कि जो आधुनिक सभ्यता है ये मनुष्य की इच्छाओं को सीमित नहीं करती, बल्कि मनुष्य की इच्छाओं को लगातार बढ़ा रही है। हर एक व्यक्ति धन में, शक्ति में, उपभोग की दौड़ में लग जाता है। समाज में असमानता फैलती है, शोषण फैलता है, हर एक बंदा दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। गांधी जी ने कहा वास्तविक सभ्यता वो है जो मनुष्य को आत्मसंयम सिखाए, सत्य के रास्ते पर ले जाए, अहिंसा के रास्ते पर ले जाए, एक अच्छे जीवन की ओर ले जाए। लेकिन आधुनिक सभ्यता किस ओर ले जा रही है? आधुनिक सभ्यता एक अंधी दौड़ हो गई है। बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगारी की ओर बढ़ रहे हैं। आर्थिक विषमता, अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। श्रमिकों का शोषण बढ़ रहा है। गांधी जी चाहते थे कुटीर उद्योग बढ़ावा मिले। कुटीर यानी कि घरों में छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएं, मशीनों की जगह हाथों से काम किया जाए। गांव में छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएं ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिल सके, आत्मनिर्भरता मिल सके। गांधी ने आधुनिक चिकित्सा, न्यायालय और संसदीय व्यवस्थाओं की भी आलोचना करी। उनका मानना था समाज में जब तक नैतिक विकास नहीं होगा, जब तक चरित्र का निर्माण नहीं होगा, तब तक सारी चीज़ें सही से नहीं चल सकती। नेताओं का चरित्र अच्छा होना चाहिए, जो डॉक्टर हैं उनके अंदर भी आत्मसंयम होना चाहिए, क्योंकि पैसों की अंधी दौड़ की वजह से आज हम देख सकते हैं कितनी सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। हालांकि गांधी जी आधुनिक विज्ञान के पूरी तरीके से विरोधी नहीं थे। उनका मानना था विज्ञान का यूज मानव के कल्याण में करना चाहिए, रोजगार देने में करना चाहिए और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में करना चाहिए। निष्कर्ष ये निकलता है गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता की आलोचना करी, इस आधार पर करी कि आधुनिक जो सभ्यता है उसमें नैतिकता की थोड़ी सी कमी आ गई है। चंद पैसों के लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार है। गांधी जी सादगी भरा जीवन चाहते थे, आत्मनिर्भर चाहते थे, मानव कल्याण चाहते थे। आज जो पर्यावरण संकट हो रहा है, उपभोक्तावाद आ रहा है, सामाजिक असमानताएं आ रही हैं, ऐसे में जरूरी है कि इन विचारों पर एक बार फिर से फोकस दिया जाए। आज की वीडियो में हम इस लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके साथ, स्वराज क्या है। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है वो हम पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। स्वराज गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है, जहां स्वराज का मतलब है स्वयं का शासन या फिर आत्मशासन। गांधी जी के लिए स्वराज केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं था, बल्कि गांधी चाहते थे कि नैतिकता के आधार पर स्वराज मिलना चाहिए। यानी कि स्व मतलब स्वयं, राज मतलब खुद का राज। गांधी ये चाहते थे जो व्यक्ति खुद पर शासन नहीं कर सकता वो दूसरों पर शासन क्या कर लेगा। गांधी का स्वराज बड़े स्तर का स्वराज था। गांधी ने स्वराज के 2 स्तर समझाए, एक इंडिविजुअल यानी कि खुद पर स्वराज करना और दूसरा राजनीतिक यानी कि अपने लोगों पर राज करना। व्यक्तिगत स्तर पर स्वराज का अर्थ था कि हमें खुद पर संयम होना चाहिए, आत्मनिर्भर होने चाहिए, अपने ऊपर खुद का कंट्रोल होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी लालसाओं के लिए, अपनी कमजोरी पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो क्या ही कर लेगा। तो जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकता है, लालसाओं पर नियंत्रण कर सकता है, कमजोरियों पर नियंत्रण कर सकता है, वही स्वतंत्र है, वही सम्मान के योग्य है। राजनीतिक स्तर पर स्वराज का अर्थ था कि देश की सत्ता के लिए जनता के हाथों में सत्ता होनी चाहिए। देश का शासन जनता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। गांधी जी का विश्वास था केवल सत्ता परिवर्तन से स्वराज नहीं मिलेगा, यानी कि अंग्रेजों को हटा दो तो स्वराज मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। शासक यानी कि राजा बदल जाएं तब भी शोषण हो सकता है, और हमने देखा है 1947 से लेकर अब तक देख लो, कोई भी सरकार अब तक ऐसी नहीं है जिसने लोगों का शोषण ना किया हो। हर एक सरकारों ने शोषण किया। करप्शन हर जगह, तो शोषण हुआ ही होगा, हर जगह करप्शन पीक पर है, कोई सी भी सरकार हो। गांधी जी ग्राम स्वराज के समर्थक थे। उनका मानना था भारत की शक्ति उसके गांव में है, भारत गांव का देश है, गांव आत्मनिर्भर होंगे तो देश भी आत्मनिर्भर होगा। गांव के लिए ग्राम पंचायत होनी चाहिए ताकि वहां के लोगों को वहीं पर न्याय मिल सके, इससे गांव पर भी स्वराज स्थापित होगा। स्वराज का एक आर्थिक पक्ष भी था कि गांधी जी स्वदेशी, कुटीर उद्योग, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाओं के पक्षधर थे। उनका मानना था अगर व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती तो राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। स्वराज समानता से भी जुड़ा हुआ था। गांधी जी चाहते थे कि जातिगत भेदभाव, छुआछूत खत्म हो जाए, समाज में अन्याय नहीं होना चाहिए। उनका मानना स्वराज जब ही होगा जब समाज के सभी लोगों को सम्मान और एक जैसे अवसर मिलेंगे। निष्कर्ष ये मिलता है कि गांधी जी का स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि नैतिकता पर भी आधारित थी, सामाजिकता भी पर आधारित थी, आर्थिक व्यवस्था पर भी आधारित थी और अध्यात्म पर भी आधारित थी। और आज भी ये विचार प्रेरणादायक बने हुए हैं। मैं आशा करता हूँ इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा पेपर में आप जरूर कर देंगे। आपका स्नेह हमें जरूर मिलेगा। मिलते हैं आपसे इस वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।